गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 व्यवहारिक व्याकरण पाठ 1 क्रियाभेद के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्रिया किसे कहते हैं, इसके भेद उदाहरण सहित बताइए अथवा क्रिया की परिभाषा लिखिए। उत्तर, क्रिया की परिभाषा जिस शब्द से किसी कार्य के संपन्न होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, खाना, नहाना, पढ़ना आदि। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद हैं। पहली क्रिया अकर्मक क्रिया, दूसरी क्रिया सकर्मक क्रिया। पहली क्रिया अकर्मक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया शब्द कर्म के बिना भी पूरा अर्थ व्यक्त करते हैं वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 राम हंसता है, नंबर 2 सीता गाती है, नंबर 3 रमेश खाता है। उपर्युक्त वाक्यों में हंसने, खाने व गाने की क्रियाएं हो रही हैं, परंतु उनका कर्म अनुपस्थित है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। नंबर 2 सकर्मक क्रिया, जो क्रिया शब्द कर्म के बिना अर्थपूर्ण नहीं होते अर्थात उनमें कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, वे सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 मोहन चाय पी रहा है, नंबर 2 रमा कपड़े सिल रही है, नंबर 3 सोहन उपन्यास पढ़ रहा है। उपयुक्त वाक्यों में पी रहा है, सिल रही है तथा पढ़ रहा है क्रियाएं क्रमशः चाय, कपड़े तथा उपन्यास कर्म के बिना अपूर्ण अर्थ या अस्पष्ट अर्थ देती है। इनके बिना वाक्य इस प्रकार होंगे। नंबर 1 मोहन पी रहा है, नंबर 2 रमा सिल रही है, नंबर 3 सोहन पढ़ रहा है। इस रूप में यह वाक्य पूर्णांत के घोतक नहीं है। क्रिया के सकर्मक होने का बोध प्राप्त करने के लिए क्या, कौन आदि का उत्तर मिलना चाहिए। यदि उत्तर वाक्य में है तो क्रिया सकर्मक है और यदि नहीं है तो क्रिया अकर्मक है। जैसे मोहन खा रहा है, वाक्य अकर्मक क्रिया है, और मोहन फल खा रहा है, वाक्य सकर्मक क्रिया है। प्रश्न 2, अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया का अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया का अंतर, वाक्य में जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है और जिस क्रिया का कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे विवेक सोता है, बालक आम खाता है। इन वाक्यों में सोता है क्रिया का कोई कर्म नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रिया है, जबकि खाता है क्रिया का कर्म आम है, अतः कर्म मुक्त होने के कारण यह सकर्मक क्रिया है। प्रश्न 3, संयुक्त क्रिया से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, जिस क्रियापद में एक से अधिक क्रियाएं आती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक मूल धातु संयुक्त होकर आती है तब वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए नंबर 1 मैंने कहा तुम खाना खाकर जाना, नंबर 2 स्वेटर पहनकर घर से जाना, नंबर 3 वह उठकर चल दिए। उपयुक्त वाक्यों में खाकर, पहन, उठ, चल आदि मूल धातुओं का प्रयोग संयुक्त रूप से वाक्यों में हुआ है। इस प्रकार की एकाधिक क्रिया पदों वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। प्रश्न 4, काल से क्या अभिप्राय है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यत काल। नंबर 1 वर्तमान काल, अभी जो समय चल रहा है उसमें क्रिया का निरंतर चलते रहना वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। इसके चिन्ह हैं हो, हूँ, है, रहा है, रहे हो, रहा हूँ, रहे हैं। उदाहरण है इसका, नंबर 1 मैं जाता हूँ, तुम पढ़ रहे हो। नंबर 2 भूतकाल, जिस क्रिया रूप से कार्य के समाप्त होने का समय ज्ञात हो भूतकाल कहलाता है। इसके चिन्ह हैं था, थी, थे। उदाहरण जैसे रीता पुस्तक पढ़ रही थी, मोहन घर गया था। नंबर 3 भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में आगे आने वाले समय में होने का बोध होता है
वहाँ भविष्यत काल होता है। इसके चिन्ह हैं गा, गी, गे। उदाहरण, वे सब कल आएंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। प्रश्न 5, वृत्ति से क्या तात्पर्य है? सभी वृत्तियों का एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, वृत्ति का अर्थ है स्वभाव या प्रवृत्ति या प्रयोजन। क्रिया के जिस रूप से कर्ता की मनः स्थिति का बोध होता है उसे वृत्ति कहते हैं, जैसे आज्ञा, संदेह, इच्छा, निश्चय, संभावना, संकेत तथा प्रश्न। नंबर 1, आज्ञार्थ। इसमें आज्ञा, प्रार्थना और उपदेश। इसका उदाहरण है तुम तुरंत घर जाओ, आज्ञा है। इच्छार्थ, वक्ता की इच्छा, शाप या आशीष। इसका उदाहरण ईश्वर सबको सुखी रखे। नंबर 3, संभावनार्थ, संभावना व्यक्त हो। उदाहरण शायद मैं कल आऊं। निश्चयार्थ, निश्चित सूचना। उदाहरण मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगा। नंबर 5, संकेतार्थ, कार्य सिद्धि में एक दूसरे पर निर्भरता। उदाहरण यदि तुम तेज दौड़ते तो चोर को पकड़ लेते। नंबर 6, प्रश्नार्थ, प्रश्न पूछने का भाव। उदाहरण क्या तुमने किताब पढ़ ली। नंबर 7, संदेहार्थ, क्रिया के संपन्न होने का लगभग निश्चय हो लेकिन संदेह भी हो। उदाहरण उसने कार्य कर लिया होगा। प्रश्न 6, पक्ष से क्या अभिप्राय है? पक्ष कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देकर प्रत्येक को स्पष्ट कीजिए। पक्ष से अभिप्राय, क्रिया के जिस रूप से प्रक्रिया की अवस्था का पता चलता है उसे पक्ष कहते हैं। पक्ष के प्रकार, कार्य की पूर्ण अवस्था, अपूर्णता या क्रिया की निरंतरता अथवा आवृत्ति आदि के आधार पर पक्ष के निम्नलिखित 4 मुख्य प्रकार होते हैं। नंबर 1, नित्यता बोधक अपूर्ण पक्ष। इसमें क्रिया सामान्य रूप से चलती है, पूर्णतः नहीं होती। उदाहरण नंबर 1, महेश इंजीनियर है। नंबर 2, गीतांजलि अध्यापिका है। नंबर 2, आवर्ती मूलक पक्ष, क्रिया आवर्ती पर होती है। उदाहरण नंबर 1, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, सूर्य पूरब से निकलता है। नंबर 3, सातत्य बोधक पक्ष, इससे कार्य की निरंतरता बनी रहती है। उदाहरण नंबर 1, राम पढ़ रहा है। नंबर 2, तब वह जा रही थी। नंबर 4, पूर्णकालिक पक्ष, इसमें कार्य व्यापार या क्रिया के संपन्न हो जाने की सूचना प्राप्त होती है। उदाहरण नंबर 1, मैं स्नान कर चुका हूँ। नंबर 2, मोहन खेलकर आ गया है। बच्चों, आप क्रिया पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर याद कर लेंगे।